welcome all of you in SST College of Arts and Commerce. This is a SST Edupedia. I am Dr. Santosh Karmani. Today we are going to learn very important topic of TYWAB Financial Accounting Paper 675, that is valuation of goodwill. Before starting my topic, I am let you know today we are going to learn introduction of goodwill, written of concept, method of goodwill, and very important adjustment related to the goodwill. Introduction. Goodwill means reputation of business. It is value in money term. It's depend upon earning capacity of a business. Let's see one example. एक एग्जाम्पल देख के हम ये मीनिंग को जस्टिफाई करते हैं. सपोज मैं एक बिजनेस स्टार्ट करने जाता हूँ, क्लोथ का बिजनेस स्टार्ट करने जाता हूँ. मैंने एक शॉप खोली जिसका नाम लिखा SK लिमिटेड और मैंने वो शॉप स्टार्ट की. मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, कमाऊंगा प्रॉफिट, थोड़ा ही कमाऊंगा. अगर मैं इसी के जगह कोई ब्रांड लूँ, फॉर एग्जाम्पल रेमंड का मैं बिजनेस परचेस करता हूँ, उसके नाम से मैं बिजनेस चलाता हूँ, तो मैं प्रॉफिट ज्यादा कमाऊंगा. अभी जब मैं रेमंड का बिजनेस परचेस करने जाऊंगा, सपोज फॉर एग्जांपल उसके बिजनेस की कॉस्ट 15 लाख है और वो मुझे सोल्ड करा अपना बिजनेस 20 लाख में, मैं 5 लाख देने को रेडी हो जाऊंगा. बिकॉज जो 5 लाख वो मुझसे एक्स्ट्रा मांग रहा है वो अपने रेपुटेशन का, गुडविल का मांग रहा है. नो डाउट ये मेरा लॉस है, फिर भी मैं ये लॉस बेयर करूंगा. क्यों करूंगा? बिकॉज अगर मैं ये 5 लाख उसको एक्स्ट्रा दूंगा, जो उसने मार्केट में रेपुटेशन बनाई है उसके ऊपर मैं ज्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा. इसके लिए बोलते हैं गुडविल ऑलवेज वैल्यूड फॉर द फ्यूचर ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट प्रॉफिट. मतलब मैं रेमंड के पास के प्रॉफिट को लेके अपने फ्यूचर के प्रॉफिट को देख रहा हूं, तो इसके लिए मुझे वो 5 लाख एक्स्ट्रा उसको देना ही पड़ेगा. हम गुडविल कभी वैल्यूड करते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर. सपोज कोई पार्टनरशिप में एडमिट होता है तो मुझे गुडविल वैल्यूएशन करने पड़ेगी. अगर कोई पार्टनर रिटायरमेंट होता है देन आल्सो आई हैव टू कैलकुलेट गुडविल. एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर मुझे गुडविल वैल्यूएशन करना पड़ेगा. एट द टाइम ऑफ अमलगमेशन भी मुझे गुडविल करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल अमलगमेशन कैसे? सपोज दो कंपनी है, मैं एग्जाम्पल लू, मारुति इंडिया का कंपनी है और सुजुकी जापानीज कंपनी है. दोनों मिला के एक न्यू कंपनी है मारुति सुजुकी. बट जब दोनों अमलगमेट होगी तो उसकी गुडविल कैलकुलेशन होगी. एट द टाइम ऑफ बिजनेस वैल्यूएशन, अगर हम किसी का बिजनेस वैल्यू करते हैं तो भी हमको गुडविल वैल्यूएशन करना पड़ता है. एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर मुझे गुडविल वैल्यू करना पड़ेगा. रिटन ऑफ कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. बहुत सारे स्टूडेंट को ये रिटन ऑफ कंसेप्ट नहीं मालूम है. रिटन ऑफ कंसेप्ट क्या होता है? वो एग्जाम्पल याद करिए जो मैंने रेमंड का दिया. रेमंड के बिजनेस का कॉस्ट कितना था? 15 लाख और उसने मुझसे लिया कितना? 20 लाख. 5 लाख मैंने उसको एक्स्ट्रा दिया, वो मेरा लॉस है. कैसे लॉस है? फिर भी मैंने उसको बैलेंस शीट एसेट साइड में लिखा हुआ है, बिकॉज वो लॉस मुझे फ्यूचर में प्रॉफिट देगा. इसके लिए सपोज वो लॉस मैंने एज अ गुडविल करके लिखा हुआ है बैलेंस शीट में, तो वो मुझे लॉस कितने का है? 5 लाख का. अगर मैं उसको रिकवर करना चाहता हूं, सपोज मैंने डिसाइड किया है मैं 10 इयर्स में रिकवर करूंगा, मतलब एवरी ईयर में कितना रिकवर करूंगा? 50,000. अभी अगर फर्स्ट ईयर पकड़ो, जिस फर्स्ट ईयर में अगर मैंने प्रॉफिट में से उसका 50,000 निकाला, मैं उसको क्या बोलूंगा? रिटन ऑफ. रिटन ऑफ मतलब कम करना. उस 50,000 में प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड लिखूंगा. और जो राइट ऑफ नहीं किया हुआ है, मतलब 5 लाख में से अगर मैं 50,000 निकाल दूं, 4,50,000 मैंने राइट ऑफ नहीं किया हुआ है, तो बैलेंस शीट में गुडविल मेरा दिखेगा. देयर आर द मेथड्स ऑफ गुडविल. एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड. एवरेज प्रॉफिट में दो और मेथड है, नंबर ऑफ ईयर परचेस मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड. अगेन सुपर प्रॉफिट मेथड, इसमें 4 मेथड है, नंबर ऑफ ईयर परचेस मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड,
एन्युटी मेथड, स्लाइडिंग स्केल मेथड। ये पूरे मेथड में अपने नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल के साथ हम डिस्कस करेंगे। इसको पूरा एक वीडियो लगता है, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, अभी जब भी हम किसी का बिजनेस परचेस करते हैं या किसी के लिए गुडविल वैल्यू करते हैं तो उसके बिजनेस का हम पास्ट पक्का देखते हैं। मेरा एक पॉइंट था स्टार्टिंग के स्लाइड में, गुडविल ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट प्रॉफिट फ्यूचर के। सपोज एसके लिमिटेड ने रेमंड का बिजनेस परचेस किया, तो रेमंड का बिजनेस पास्ट में क्या क्या अपने प्रॉफिट में ऐड कर रहा था, लेस कर रहा था, उसके ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ता है हमको। जैसे एक्सपेंसेस विच वर इनकर्ड इन द पास्ट बट इट विल नॉट इनकर्ड इन द फ्यूचर, हम उसको ऐड करेंगे। ये कैसे होएगा? फॉर एग्जाम्पल, मैंने रेमंड का बिजनेस किया है, रेमंड का बिजनेस मैंने परचेस किया है और वो रेमंड के बिजनेस की प्रीमाइसेस रेंट पे थी, मतलब पास्ट में वो रेंट पे करता था, उसका पूरा प्रॉफिट उस रेंट से कम होता था। सपोज एग्जांपल, वो रेंट 50,000 पे करता था, तो मतलब उसका प्रॉफिट 50,000 से कम होगा। जब मैं फ्यूचर में बिजनेस करूंगा, मेरा खुद का प्रीमाइसिस है, तो मतलब मेरा वो रेंट मुझे नहीं पे करना पड़ेगा और वो मेरा रेंट कम हो जाएगा और मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, पास्ट के प्रॉफिट में ऐड करते हैं। सेकेंड, एक्सपेंसेस विच वर नॉट इनकर्ड इन द पास्ट बट इट विल बी इनकर्ड इन द फ्यूचर। इसी एग्जाम्पल को रिवर्स ले लो, रेमंड का बिजनेस अपने खुद के प्रीमाइसिस में करता था, वो कोई रेंट पे नहीं करता था, मैं रेंट पे करूंगा, मेरे बिजनेस के लिए मैं रेंट पे करूंगा, तो मतलब मेरा रेंट का प्रॉफिट कम, रेंट से मेरा प्रॉफिट कम हुआ रहेगा। इसके लिए उस प्रॉफिट में से मैं फ्यूचर में क्या करूंगा, लेस करूंगा। थर्ड एग्जांपल, इनकम विच वर अर्न इन द पास्ट बट इट विल नॉट रिसीव्ड इन द फ्यूचर। फॉर एग्जांपल, रेमंड का जो बिजनेस था, रेमंड का ओनर था, वो किस तरह उसने क्या किया था, कुछ इन्वेस्टमेंट किया था या किसी को कुछ पैसा दिया था, तो उसको एक इंटरेस्ट के रूप में या डिविडेंड के उसमें इनकम आता था और वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा रहा था। मैंने उससे बिजनेस परचेस किया हुआ है, मुझे कोई ऐसा इनकम नहीं हो रहा है, तो जो पास्ट में उसको अगर वो इंटरेस्ट मिल रहा था, मतलब मींस उसका प्रॉफिट बढ़ गया था, लेकिन मेरे को फ्यूचर में ऐसा कोई इनकम नहीं होगा, तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। तो मैं अगर फ्यूचर के हिसाब से देखूंगा तो मुझे वो क्या करना पड़ेगा, इनकम में से लेस करना पड़ेगा, मेरे प्रॉफिट में से क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट, इनकम विच वर नॉट रिसीव्ड इन द पास्ट बट इट विल बी रिसीव्ड इन द फ्यूचर। सेम एग्जांपल रिवर्स करके देखिए, जो रेमंड का बिजनेस था, उसके ओनर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता था, कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं कमाता था, और मैंने जो उसका बिजनेस परचेस किया है, मैं उसमें से एक्स्ट्रा इनकम कमा रहा हूं और मैं वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस में लिख रहा हूं, तो मेरा प्रॉफिट क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। तो मैं उसमें से क्या कर दूंगा, अगर मेरा प्रॉफिट बढ़ गया तो मैं उसको क्या करूंगा, ऐड करूंगा। अ कैपिटल एक्सपेंडिचर रॉन्गली ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पहले हमको कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेनी चाहिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो बार बार नहीं होता है, मतलब इट इज नॉन रिकरिंग नेचर, ये मेरा लॉन्ग टर्म रहता है, और इसको हम किधर दिखाते हैं, बैलेंस शीट के एसेट साइड। अभी फॉर एग्जांपल, मैंने कोई मशीनरी परचेस की थी, भूल से उसको क्या कर दिया, परचेस में ऐड कर दिया। अगर मैंने उसको परचेस में लिखा रहेगा तो मेरा परचेस का प्रॉफिट क्या हुआ, ट्रेडिंग अकाउंट में मेरा क्या हुआ रहेगा, जीपी कम हुआ रहेगा। अगर मेरा जीपी कम हुआ रहेगा मतलब मेरा प्रॉफिट कम हुआ रहेगा, और फ्यूचर में ऐसी गलती नहीं होगी, इसके लिए मैं उस प्रॉफिट को क्या कर दूंगा, ऐड करूंगा। आपको मालूम है, अगर एसेट्स आया, अगर वो फिक्स्ड एसेट्स आया, तो मतलब उसके ऊपर डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन अराइज होता ही होता है। अगर मैंने वो कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू ट्रीट किया है, मतलब उसका मैंने डेप्रिसिएशन भी नहीं किया है, मतलब पास्ट में वो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया। अगर पास्ट में डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज किया है, मतलब उसका प्रॉफिट क्या हुआ रहेगा, बढ़ गया रहेगा, तो मुझे वो प्रॉफिट में से क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट, सिक्स्थ, अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रॉन्गली ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी मैंने कुछ गुड्स परचेस किया, मुझे
ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाना चाहिए था, लेकिन मैंने उसको भूल से किधर कर दिया, बैलेंस शीट में दिखा दिया। अभी अगर मैंने बैलेंस शीट में दिखा दिया तो मैंने ट्रेडिंग में नहीं दिखाया रहेगा। अगर ट्रेडिंग में नहीं दिखाया रहेगा तो मेरा जीपी क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। अगर जीपी बढ़ गया तो मेरा एनपी बढ़ेगा, एनपी बढ़ा तो मेरा प्रॉफिट बढ़ा। अगर मेरा प्रॉफिट बढ़ा है और ये पास्ट में मिस्टेक हुआ है, फ्यूचर में ये मिस्टेक नहीं होएगा, तो मैं इसको क्या करूंगा, लेस करूंगा। अगर मैंने उसको कैपिटल करके दिखाया है, मतलब मैंने उस ईयर में डिप्रिसिएशन भी माइनस किया रहेगा। अगर डिप्रिसिएशन माइनस किया रहेगा तो मेरा प्रॉफिट क्या हुआ रहेगा, कम हुआ रहेगा। फ्यूचर में ऐसा गलती नहीं होगा तो मैं उस डिप्रिसिएशन को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। नेक्स्ट, स्टॉक वैल्यूएशन, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। आपको आइडिया होगा ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट से। आपको आइडिया होना चाहिए कि ओपनिंग स्टॉक से हमेशा हमारा प्रॉफिट क्या होता है, कम होता है, और क्लोजिंग स्टॉक से हमारा प्रॉफिट हमेशा क्या होता है, बढ़ता है। अभी आ जाओ, पहले मैं ओपनिंग स्टॉक बता रहा हूं। ओपनिंग स्टॉक अगर वो ओवर वैल्यूएशन हो गया है, अगर वो ओवर वैल्यूएशन हो गया है, तो अगर मैं अपना करंट ईयर 2019 एंड 20 ले रहा हूं, अगर 2019 एंड 20 में मेरा ओपनिंग स्टॉक बढ़ गया होगा तो मेरा प्रॉफिट क्या हुआ रहेगा, कम हुआ रहेगा। अगर मेरा प्रॉफिट कम हुआ रहेगा तो मैं उसको क्या करूंगा, 1920 में उसको मैं ऐड कर दूंगा। आपको आइडिया होना चाहिए कि इस ईयर का ओपनिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का क्या हो जाता है, इस ईयर का ओपनिंग स्टॉक प्रीवियस ईयर का क्या हो जाता है, क्लोजिंग स्टॉक हो जाता है। अगर वो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होगा तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट क्या हुआ रहेगा, बढ़ गया रहेगा। तो मैं उसको क्या करूंगा, उस प्रॉफिट में से क्या करूंगा, लेस करूंगा। अभी नेक्स्ट आ जाओ, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अंडर वैल्यूएशन दिखाया है, मतलब मेरा प्रॉफिट क्या हुआ रहेगा, बढ़ गया रहेगा। मेरा प्रॉफिट क्या हुआ रहेगा, बढ़ गया रहेगा। उस प्रॉफिट को अगर बढ़ गया रहेगा तो मुझे उस फ्यूचर के लिए देखना रहेगा, तो मैं उसको क्या करूंगा, करंट ईयर के प्रॉफिट में से मैं लेस करूंगा। अच्छा, अगर अंडर वैल्यूड हुआ है वो अपनी ओपनिंग स्टॉक प्रीवियस ईयर मतलब 18-19 का, वो क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक। अगर क्लोजिंग स्टॉक कम तो मेरा प्रॉफिट कम, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, उसको मैं प्रॉफिट में क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक। आपको आइडिया होना चाहिए ये भी, क्लोजिंग स्टॉक से मेरा प्रॉफिट क्या होता है, हमेशा बढ़ता है। अगर मैंने उस क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा दिखाया तो मतलब मेरा प्रॉफिट बढ़ गया रहेगा। अगर मैंने 1920 में उसको ज्यादा दिखाया है, मतलब मेरा 1920 करंट ईयर का प्रॉफिट क्या हुआ रहेगा, बढ़ गया रहेगा। तो मैं उसको क्या करूंगा, लेस करूंगा। अभी इस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक 1920 का क्लोजिंग स्टॉक, ये 2021 का क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। हम इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग स्टॉक बढ़ गया होगा, अगर नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बढ़ गया होगा तो मेरा ओपनिंग स्टॉक से प्रॉफिट कम हुआ रहेगा, तो इसको हम प्रॉफिट में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। नेक्स्ट, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अगर मैंने करंट ईयर में क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाया है, अगर मैंने करंट ईयर में क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाया, मतलब मेरा प्रॉफिट क्या हुआ रहेगा, कम हुआ रहेगा, तो उस प्रॉफिट में मैं वो क्लोजिंग स्टॉक करंट ईयर में क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, जो अंडर वैल्यूएशन हुआ है। और वही नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ रहेगा, अगर अंडर वैल्यू हुआ है क्लोजिंग स्टॉक तो नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट क्या हुआ रहेगा, कम हुआ रहेगा, बढ़ गया रहेगा, तो मैं उसको क्या करूंगा, उसमें से लेस कर दूंगा। अभी हमने क्या क्या सीखा आज, इंट्रोडक्शन ऑफ गुडविल, उसमें मीनिंग सीखी गुडविल का, और एक एग्जाम्पल मैंने दिया था रेमंड का। देन हमने सीखा रिटर्न ऑफ का कंसेप्ट। रिटर्न ऑफ का कंसेप्ट मैंने एग्जाम्पल बताया कि हम कैसे 10 ईयर में वो गुडविल जो राइट ऑफ किया है वो हम रिकवर करेंगे। नेक्स्ट हमने सीखा मेथड्स ऑफ गुडविल, उसमें 2 मेथड है, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में 2 मेथड है और सुपर प्रॉफिट में 4 मेथड है। इसको हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। देन उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट सीखी जो गुडविल से रिलेटेड है।